ठीक है। मुझे पता है आप लोग इस तरह के प्रोग्राम में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लगभग सभी को ये जानकारी है। हमारे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा या बच्चा होगा जो कि इसके बारे में जानकारी ना रखा। ठीक है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर उस क्वेश्चन के बाद में हम अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कोई घर में किसी को डायबिटीज हो जाए तो पहला चीज दिमाग में क्या आता है? यदि एचएसवी में क्या दिमाग में आता है? इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। यदि आपके परिवार में, जब आप भगवान न करे आपके परिवार में, आपके दुश्मन के परिवार में कभी किसी को डायबिटीज हो जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या दिमाग में चलेगा? सबसे पहला चीज आप क्या था करेंगे? डायबिटीज, मधुमेह। सबको लगेगा चीनी ज्यादा खाते होंगे। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी डायबिटीज किसी के परिवार में या किसी में आता है तो दिमाग में आता है कि जीवन भर दवाई खाएंगे। ये भी ठीक नहीं होगा। ऐसा दिमाग में सोच के भर दिया गया और इसी के कारण से डायबिटीज सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है। डा से डायबिटीज, डा से डर। ठीक है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे मिथ्स तोड़ेंगे। ये जो स्लाइड आपके चलेगी, हमारे ख्याल से आपके ग्रुप में आपके फैकल्टी मेंबर ने दे दिया होगा। मिली ना सबको? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज होता क्या है? अभी डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपने देख रहे होंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। It is the metabolic disorder of multiple etiology characterized by chronic hyperglycemia with disturbance of carbohydrate, fat and protein metabolism. ठीक है। That means जो आपके बॉडी में चयापचय, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चयापचय यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का चयापचय गड़बड़ हो गया, तब समझिए आपके डायबिटीज आपको पकड़ रहा है। ये गड़बड़ क्यों होता है, इसकी जानकारी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ ऐसे डराने वाले हम आपको वो दिखाएंगे आंकड़े। डराने वाले आंकड़े इसलिए कहेंगे, 2013 में एक ऐसा सर्वे किया गया जिसमें पूरे दुनिया भर में 382 मिलियन पीपल को डायबिटीज पाया गया और 2035 तक ऐसा अनुमान लगाया गया यदि इसी स्तर तक डायबिटीज बढ़ता रहा तो ये कहां तक पहुंच जाएगा? 592 मिलियन। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? ऐसा डरा डरा के रखा गया है। अभी और आपको डर दिखाते हैं। इंडिया में देखिए 65.1 मिलियन पीपल हैड डायबिटीज इन 2013 और ये इंक्रीज कितना कर जाएगा? 2035 से 70% और बढ़ जाएगा। लगभग 70 का 70 करेंगे नहीं, 4 मतलब लगभग 490 के आसपास, सॉरी 49 और बढ़ जाएगा, यानी 110 मिलियन हो जाएगा। 2035 तक हम 110 मिलियन, लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग आप डायबिटीज के साथ खेलेंगे। ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये भी उसी से रिलेटेड है। आखिरकार ये इस तरह का भय दिखाया क्यों गया? ये क्या कारण था कि इन्होंने इतने मिलियन, 382 मिलियन 2013 में इन्होंने सर्वे किया? तो कई बार ऐसा होता है, डायबिटीज को लगातार रिसर्चेस होती हैं इसके मेडिसिन पर, और उन मेडिसिन का अप्लाई कहां किया जाए? वो अप्लाई कर रहे हैं कहां? इंडिया में, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसे कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, सोची समझी साजिश के तहत वहां पर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर दो कि वहां पर एक भय माहौल हो जाए और हमारी दवाइयां वहां चल जाएं। ठीक है। तो हमको डरना नहीं है। मैं आपको ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, ये गुगल बाबा के आंकड़े हैं जो कि सर्वे किए गए, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़े देंगे कि डायबिटीज कोई डराने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, उस फैक्ट के पीछे का रीजन भी बताऊंगा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट है, साथ रहेंगे तो मजा आएगा, और कॉपी पेन चलाते रहेंगे तो और मजा आएगा। और यदि आपका ब्रेन बहुत शार्प है तब तो मजे की बात है। ठीक है। बिना कॉपी पेन लिए आप सीधे सीधे आप सब कुछ जान जाएंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आता है कि क्लिनिकल फीचर्स, हमारे ख्याल से डायबिटीज के क्लिनिकल के फीचर्स के बारे में लगभग सभी लोग यहाँ पे जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इजी फैटिगेबिलिटी, मतलब कि थोड़ा सा भी काम करने में थकावट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट जो इसके कंटिन्यूएशन में आता है, जो एयर हंगर आया है, ये भी पॉलीफेजिया, प्री पी के लिए हम अक्सर कहते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये 3P आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कभी भी पूछा जाए तो 3P याद रखिएगा। कार्डिनल साइन ऑफ द डायबिटीज, कार्डिनल साइन ऑफ द डायबिटीज क्या है? 3P, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया बार बार यूरिन होना, पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया बार बार भूख लगना, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब मसल वेस्टिंग होने लगती है, मांसों का क्षरण होने लगता है, धातु का, ठीक है। वेट लॉस होना है, हेयर अंदर मैंने आपको बताया ब्लड विजन, पोर वुंड हीलिंग। अक्सर आपने देखा होगा गांव क्षेत्र में लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब उनके घाव देर से बढ़ते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ हो सकता है कि डायबिटीज का कारण हो, ठीक है। तो डायबिटीज का कारण लक्षण है। कई बार जैसे आयुर्वेद में एक वर्ण आता है, अक्सर यूज किया गया है हजारों साल पहले, प्रभूत अबिल मूत्रता। प्रभूत अबिल मूत्रता, बार बार यूरिनेशन का होना। बेटा लगेगा बड़ी स्माइल आएगी इससे, ठीक है, हमको पता है, क्योंकि जो शास्त्र आपने कभी सोचा नहीं होगा, मॉडर्न साइंस पॉलीयूरिया बार बार कह रही है, जो कि हमने हजारों साल पहले कर दिया। तो थोड़ा सा वो लगेगा कि हजारों साल पहले कर दिया, वो शास्त्र ये क्या चीज होती है, ये दिमाग में आएगा, संहिताएं क्या चीज होती हैं। लेकिन बीइंग इंडियन हमको अपनी संहिता पे बहुत विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। और उसी फीचर्स में आपको बता दें, मॉडर्न साइंस सीधे सीधे क्लिनिकल फीचर पे आता है, लेकिन आयुर्वेद पूर्व रूप भी बताता है। यानी आपको डायबिटीज होने से पहले कुछ चीजें होने लगे तो होने वाली है, आप पहले से अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? तो आता है शब्द कर पाद दाहम, अजीब लग रहा है, हाथ पैरों में जलन। यदि किसी भी परिवार में बार बार हाथ पैरों में जलन हो रहा है, इज गोइंग टू बी अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अगला आता है पिपलिका अधिक्षण। यदि किसी के यूरिन में बार बार चींटियों का लगना, समझ जाओ, इज गोइंग टू बी अ न्यू डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। पिंडलियों में दर्द होना। पिंडलियां कहां होती है हमारे शरीर में? यहां होती है, यहां होती है, पेट में होती है। पिंडलियां कहां होती हैं? गांव में लोगों कहते हैं पिंडलियों में दर्द होना, कहां होती हैं? उस मसल का क्या नाम है? काफ मसल, वेरी गुड। यानी पिंडलियां, ये जो काफ मसल्स होती हैं, यहां पर पेन होना। और ये ऐसा नहीं यूनिलैटरल, यदि किसी को इंजरी हुई तो यूनिलैटरल होगा। डायबिटिक पेशेंट का जो पूर्व रूप होगा तो बायलैटरल काफ मसल्स में पेन होना होगा। शुरुआत में लगेगा कि ऐसे ही मैंने ज्यादा काम कर लिया, बट दैट इज पूर्व रूप, प्रोडर्मल साइन ऑफ डायबिटीज, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है, ये है, ये पॉलीयूरिया इफेक्ट करता है दिमाग पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टायर्डनेस देखिए जमाई ले रहा है। यानी ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो जल्दी थकावट उनको होने लगती है। नेक्स्ट चीज होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सेकंड वेट लॉस, वोंट्स दैट ही कुडंट हीट या लेट हीट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते हैं, ऑलवेज हंग्री, ब्लड विजन, numbness and tingling hands or feet, numbness and tingling sensation on both upper and lower limb start हो जाता है। tingling sensation मतलब झंझनाहट, numbness मतलब यदि पेशेंट आपके पास में कोई कंप्लेंट करेगा तो कहेगा नहीं हमको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, numbness हो रहा है। वो किस भाषा में बोलेगा? वो अपनी साधारण भाषा में बोलेगा। तो साधारण भाषा में क्या बोलेगा? सुन्न हो जाना, यानी झंझनाहट होना और सुन्न हो रहा है, ये लक्षण बताएगा, ठीक है। वो पॉलीडिप्सिया आ जाता है। और ये लेडीज की प्रॉब्लम इंफेक्शंस वेजाइनस वगैरह में होते हैं, कंटिन्यूअस ड्राई होने। यदि आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? यदि आप प्रॉपर वे में नहीं करते हैं
तो सबसे एक्यूट में आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। एसिडोसिस यदि बॉडी में डेवलप हो जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में आती है, कोई जानता है? यदि हमारे बॉडी में एसिडोसिस डेवलप हो रही है तो क्या हो सकता है? कीटोएसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडीज बने हैं। कीटोन बॉडीज कैसे बनते हैं, इसका पैथोलॉजी क्योंकि आज के छोटे से टर्म में हम ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ देता हूं। जब ये शुगर ज्यादा हमारे ब्लड में आता है तो ये शुगर का जब वो मेटाबॉलिज्म होता है तो फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। ये फ्री फैटी एसिड बाद में चेंज हो जाते हैं कीटोन बॉडीज में, और ये कीटोन बॉडीज बॉडी के साथ में अटैच करके एसिड मीडियम करते हैं, कार्बो जो SCO3 वो मतलब कार्बोनिक अम्ल जैसा बनाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिटैच नहीं होने देते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमने सांस लिया, हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ, गया सेल्स के पास में ऑक्सीजन एक्सचेंज किया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, दैट कार्बन डाइऑक्साइड वो डिटैच नहीं हो पाता है, जब बाहर निकलेगा नहीं, जब सांस छोड़ने में तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन नहीं ले पाएगा तो दैट मींस क्या होगा, सांस फूलने लगेगी। एसिडोसिस में सांस फूलने की दिक्कत आने लगती है। ओस्मॉल ब्रीथिंग एक ऐसा लक्षण है, आगे आप वो जब और ज्यादा सीरियस उसमें आते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, ठीक है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में अदर्स के बारे में है। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आप सब लोग को पता है, यदि आप डायबिटीज ठीक से ट्रीट नहीं किए, रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा, सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, मतलब कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी साइड में कहेंगे तो ये पूरा चीज आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रोवेस्कुलर में, तो कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीजेस, यानी प्रॉब्लम कहां क्रिएट करती है मैक्रोवेस्कुलर। आपको पता होना चाहिए हार्ट डिजीजेस, यदि किसी भी शुगर के पेशेंट को हार्ट डिजीज हो गई है तो वो आपको बताएगा नहीं। पेशेंट सो रहा है और पेशेंट सोता सोता चला जाएगा, उसको जानते क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई। वेरी गुड, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। व्हाट इज इंफार्क्शन? What is infarction? What is ischemia? What is gangrene? बड़ा मेडिकल के स्टूडेंट हैं। Then after necrosis gangrene, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन वो अलग अलग वेव से उसका है, वो बाद में डिस्कशन होगा, अभी उतना हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें टाइम कि there is some obstruction from oxygen and protein and nutrition to the that cells, that is known as infarction। जब ये स्टार्टिंग में हो, इस्चीमिया कहते हैं, यानी एक स्लाइट obstruction and obstruction of oxygen and nutrition that is towards the cells या tissues, that is known as ischemia। जब ये मात्रा बढ़ जाए that is known as infarction, ठीक है। और जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए तब हार्ट अटैक ठीक ठाक से हो गया है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। यदि एमआई का पेशेंट है तो शुगर के पेशेंट में पेन नहीं करता है बेटा, और दैट इज नोन एज अ साइलेंट एमआई, ठीक है। तो हार्ट यदि शुगर का पेशेंट हो गया है और उसको हार्ट का डिजीज है, उनके लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो रहे हैं, दैट मींस समझ जाना देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ऐसे पेशेंट का, डायबिटिक पेशेंट को हमको हर तीसरे महीने ईसीजी कराते रहना चाहिए। क्यों बेटा, स्माइल, अच्छा स्माइल फेस ही है तुम्हारा, ओके ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं। अदर्स में आता है, क्या जाता है कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, पेरियोडोंटल डिजीजेस, दांत में प्लैक्स जमा होने लगते हैं। आपको अभी पता होगा, आपने एक लेक्चर लिया था, हमें वहां से डेंटिस्ट आए थे हमारे झुंझुनवाला हॉस्पिटल से, उन्होंने डायबिटिक डाइट और डायबिटीज के दौरान होने वाले डेंटल हाइजीन में ये बताया था, डायबिटिक पेशेंट में प्लैक्स बहुत जल्दी जमा होते हैं। प्लैक्स मतलब समझते हैं ना, वो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। आप देखें दांत में कभी बार फ्रोजते रहते हैं और सफेद सफेद निकलता है, यदि आप उतना बंद कर दें तो कड़ा हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, और प्लेग जैसा हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेग। हाँ, ब्रेड खाए वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, गैस्ट्रोपेरेसिस, डायरिया, यूरोपैथी वगैरह,
ये सब कॉम्प्लिकेशंस में, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाए गए हैं फिगर्स में, दिख रहा होगा। रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा, मैकुलर एडिमा मतलब हो गया दैट मींस सूजन आ गई मैकुलर क्वार्ट में, ग्लूकोमा, ठीक है। ये आपको स्किन डिजीजेस जितनी है, नेक्रोबियोस, लाइकोडीमा, यह है लाइको हाइपरट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है, ये बेसिस कॉम्प्लिकेशंस लास्ट में स्टडी किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन कब डेवलप होगा? जब हम ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। अभी क्या है, टाइप में देखते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप के आपको दिख रहे हैं। पहला है आईडीडीएम, या इसको जुनाइल कहते हैं। आईडीडीएम का फुल फॉर्म क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। आई से मतलब इंसुलिन, डी से डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस। और उसके बाद नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलाइटस, एनआईडीडीएम, ठीक है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज, अदर स्पेसिफिक। ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास में इसी के मिलते हैं, ये सॉरी एनडीडीएम लगभग 80% ये हैं, 10 से 20% आपको वो मिलते हैं। रेस्ट में जेस्टेशनल डायबिटीज अक्सर 5वें महीने में, कल आपको वहां पर बचियां होंगी तो लेक्चर में वो डॉक्टर सानी चौहान ने बताया भी था कि 5वें महीने में अक्सर डायबिटिक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको डायबिटीज होती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी वो सबसाइड भी कर जाती है। जब सबसाइड नहीं करती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनको आती है जेस्टेशनल डायबिटीज में कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होना, कई बार बच्चा ओवरवेट पैदा होता है, ठीक है, पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्लेम्सिया, आप लोग नर्सिंग के पेशेंट पढ़ेंगे, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया, इसमें डायबिटीज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वो आता है। एक्लेम्सिया में और दूसरे कौन से आते हैं? जन्म के बच्चे जानते हैं दूसरे, इसके अलावा डायबिटीज आता है एक्लेम्सिया का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिफ्लेक्स में होनी चाहिए बेटा, ठीक। टाइप 1 में जैसे आप देख रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है, जुनाइल डायबिटीज कहते हैं क्योंकि बचपन से आता है। कई बार ऐसा होता है जो जुनाइल डायबिटीज होता तो बचपन से, लेकिन उसका ऑनसेट प्यूबर्टी पे आता है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए जुनाइल डायबिटीज का ऑनसेट कब है, कब मालूम देता है, दैट मींस 16 ईयर के आसपास आपको मालूम देगा, ठीक है। यदि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं या मुंह लटक गया है, दैट मींस अब आप बोर होना शुरू कर रहे हैं, या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पीछे बच्चे आराम से रिलैक्स होकर हैं टॉपिक पे, तो वही ठीक से आ रहा है ना। तो उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हमारे खिलाफ चली जाती है उसका। और 10% इडियोपैथिक, सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज को जब नहीं पता है तो क्या कह दो, इडियोपैथिक। और मैं आपको बता दूं एक सच्चाई इस पूरे जगत की डिजीज की, लगभग 90% डिजीजेस की इडियोपैथिक ही हैं, केवल 10% के काजेस पता है। तो 90% इडियोपैथिक जिसका कोई एटियोलॉजी नहीं पता है, उसकी मेडिसिन हम लोग चलाते हैं खूब आराम से, और आंख बंद करके खूब ढेर सारी मेडिसिन चला देते हैं। जैसे कोरोना में हुआ था, आइवरमेक्टिन भी ले लो, क्लोरोक्विन भी ले लो, ठीक है, जो भी मेडिसिन पाओ वो सब ले लो, कोई ना कोई तो काम करेगी। हुआ था कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होता है। जब हमको रीजन नहीं पता है तब मैंने कहा यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यही रहते हैं जो इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज में ज्यादातर 5th मंथ में आता है और ये बाद में सबसाइड भी कर जाता है, ठीक है। अदर स्पेसिफिक डायबिटीज में जो होता है जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑन द बीटा सेल्स फंक्शन। बीटा सेल्स जो हमारी होती हैं उसमें आपने देखा होगा 2 प्रकार की, खास तौर पे जीन्स में थोड़ा सा वो होता है, HLA-DR2 एंड HLA-DR3। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है, इसमें अभी आगे नहीं हो सकता, आगे दिखे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान पूर्वक आपको नोट कर लेंगे कि ऐसा कौन सा जीन पे डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण से जुनाइल आपको डायबिटीज हो जाता है। दैट इज कौन सा जीन है? HLA-DR2, HLA-DR3। समटाइम्स पैंक्रियास का भी ऑपरेशन कर दिया जाता है, पैंक्रियास की इंजरी हो जाती है, तो पैंक्रियास की इंजरी में भी हम अदर्स में ही टाइप में देखेंगे। जब पैंक्रियास की इंजरी हो जाएगी तो बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो इंसुलिन कौन देगा? स्वाभाविक है, इंसुलिन देने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड में खास तौर पे डायरेटिक्स जो यूज करते हैं, थियाजाइड्स, वो डायरेटिक्स। और नेक्स्ट चीज आपको बता दें, आप पेरिफेरी पे आपने देखा होगा गांव के क्षेत्र में जहां पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी डॉक्टर्स, वो जब फीवर की किसी को होता है तो एक मेडिसिन फीवर के साथ में और देते हैं। कौन सी दवा देते हैं? एंटीबायोटिक तो देते हैं, एंटीबायोटिक के अलावा वेरी गुड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेस्ट आपका
ब्लड शुगर, ठीक है। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्लड शुगर को बढ़ाने वाला होता है, और यदि कंटिन्यूअसली, और कई बार ऐसा होता है हम पैसे की बचत के लिए क्या करते हैं, 2 खुराक ले लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कीमत 25 पैसे, लेकिन जैसे भी आपको बुखार आ रहा है, आप एंटीबायोटिक कुछ मत लीजिए, पैरासिटामोल केवल 500 mg लीजिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लीजिए, पसीना पसीना बुखार तुरंत गायब, और आपको लगेगा फील गुड, मैं तो ठीक हो गया। और 3 दिन तक फिर वैसे करेंगे, वो अंदर क्या है, बैक्टीरिया खूब खुश है। क्यों खुश है? आपको पता है फीवर आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? फायदेमंद है। जब आपका टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, वायरस को ग्रो करने में दिक्कत आती है, और हम क्या करते हैं, जैसे हल्का सा बुखार आया, पीसीएम अंदर, ठीक है, उसके बाद फील गुड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, उस बैक्टीरिया को डेवलप करने का पूरा माहौल दे रहे हो। वो धीरे धीरे जब डेवलप हो गया, तब जाकर आपको हो सकता है, फिर आप हाई एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक भी आंख बंद करके कुछ भी यूज कर लो, ये भी वो भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास में 2025 तक नई एंटीबायोटिक्स है ही नहीं, आपको पुराने में काम चलाना है, इसीलिए बहुत सोच समझ के एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। ये एंटीबायोटिक का जब प्रयोग करें तो जितने दिन का कहा गया उतने दिन का करें, तो बहुत विषय वो जब कभी अलग दिन वो होगा तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज हम डायबिटीज पे बात करने जा रहे हैं, तो डायबिटीज के बारे में, तो कुछ वायरल इंफेक्शन भी क्या करते हैं, ये हमारे पेनक्रियास को गड़बड़ करते हैं, और वो करते हैं, इसमें एक लेडा और मोडी करके आता है, ये मोडी जो है यंग वंस में इस वक्त हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस और अदर रीजन की वजह से, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब किनको डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप देख रहे हैं एज रिलेटेड होता है, तो एज में आप देख रहे हैं किस एज का आपका माना जाएगा। यदि हम यहां पर बेसिकली NIDDM की बात करेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि वो ही ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में होता है। IDDM ज्यादातर अमेरिका में होता है, जुनाइल और इस तरह से, हमारे यहाँ पर ये है। तो एज जो है, यदि हम पुरुषों की बात करेंगे तो आजकल 30 एज हो गया है, पहले 40 हुआ करता था, 40-45, अब जानते हैं 30 साल की उम्र में भी लोगों को शुगर हो जा रहा है। मेन काज क्या है, मेन काज क्या है, वो इन्वायरमेंट हुआ, मेन काज हो गया स्ट्रेस। आज यदि नए यंग पर्सन को हो रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस किस चीज का, बहुत चीज का स्ट्रेस पाल रखते हो बेटा, ठीक है। हम यहाँ बहुत सारे स्ट्रेस नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो कि जेन्युइन स्ट्रेस होते हैं, वो अननेसेसरी आप पाल रखते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि आपके वर्क बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो स्ट्रेस तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई, लेटेस्ट रिसर्च आया, ये तो मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूं कि 30 एज तक का वो घटा के कर दिए हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च में था कि 30 साल के लोगों को, युवाओं को डायबिटीज क्या है, MI हो रहा है। और बड़े बड़े रिसर्चर्स ने जब देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया, तो उनकी जीन्स को बाहर का टेलोमराइजेशन किया गया, और उनकी जीन्स को जब चेक किया गया तो जानते क्या देखा गया, इस 30 ईयर से 40 ईयर के बीच के यंग वंस के जीन की उम्र 70 साल है। यानी स्ट्रेस की लेवल की वजह से 70 साल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आप सोचिए आपका स्ट्रेस आपको क्या कर सकता है। दैट मींस आप आज के बाद में कॉपी किताब बंद करके स्ट्रेस फ्री मत रहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेस को मैनेज करना जानिए। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, किसी चीज का स्ट्रेस, मान लो कि मैं या आपके सर आपको कहते हैं कि कल आपको एक प्रोग्राम को तैयारी करना है, प्रोग्राम के नाम पे आधे से अधिक गायब हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। शब्द प्रोग्राम नहीं यूज करना है। जब आपके सामने ऐसा कोई क्रिटिकल केस आता है कि किसी ने कोई टॉपिक दे दिया, आपको तैयार करना है, तो आप उसमें एंजॉय, आनंद कैसे ढूंढ सकते हैं, वो आनंद ढूंढना चाहिए। आनंद कैसे ढूंढ सकते हैं, आप ये सोचिए कि उस जो टॉपिक दिया गया उसका मुझे कितना मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। होता है कि नहीं, हम लोग भागते हैं सर, बोर हो जाते हैं, भैया पीछे 3 लोग मोबाइल वाले, अरे बंदो, हमें पता है आंखें नीचे है तो मोबाइल चल रहा है, ठीक है। प्लीज भैया, मोबाइल ऊपर है तो चलो ठीक है, और नीचे जब चल जाता है तो समझ में आता है कि हाँ, समझे ना भैया, भैया आपको भी मैं कह रहा था। तो मोबाइल नीचे चलाएंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। वो ठीक, जैसे इधर उधर चलाए ठीक है,
मैं आपको बताऊं, कम से कम हफ्ते में एक दिन मोबाइल से बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। जिस दिन आप मोबाइल हरीडी करने लगे ना, उस दिन आपका समझिए कि आप अपने आप को 80% एनर्जी ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। ये आपकी ये मोबाइल एनर्जी खींच लेती है। तो बहरहाल आप मेरी बात आगे मानेंगे। इस फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने ये कहा। अगला जो है DR3, देखिए HLA DR3 HLA DR4। इम्यून मैकेनिज्म है, मैटरनल डायबिटीज है, पेरेंट्स से आपको मिल सकता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर आता है, ओबीस पर्सन को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। हमने एक फिगर के माध्यम से बताया है। फैमिली हिस्ट्री, लैक ऑफ द एक्सरसाइज। आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे बैठे सब काम हो जाए आपका, AI आ गया है, ठीक है, मार्केट में जो आपका सारा काम कर देगा। अनहेल्दी ईटिंग है, पिज्जा बर्गर और ये सब आपको ज्यादा पसंद है, फास्ट फूड, आप पुराने जंक फूड, हाँ गोलगप्पा, ठीक है, और ओवरवेट, ये फिगर के माध्यम से हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो यदि आपके बॉडी में जीन्स हैं या आपके पेरेंट्स को हो चुका है, तो आप तब तक नहीं होगा जब तक आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अपने तरफ नहीं लाते हैं। जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, आप ज्यादा खा रहे हो। दूसरी, डिक्रीज कंजप्शन ऑफ द डाइटरी फाइबर, जिसमें फाइबर की कमी हो। नेक्स्ट है मेल न्यूट्रिशन, ठीक से भोजन न करना। ये आजकल का फैशन बन रहा है लोगों के बीच में, अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल पहले आप पीते हैं, बाद में अल्कोहल आपको पीती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फैशन में कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए अच्छे दर्जे के यहाँ कपड़ा सिलवाना। फैशन मत करना कि वो सामने वाला पी रहा तो लाओ हम भी थोड़ा सा। यारी दोस्ती में वॉइस को खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। आज ये ऐसा लगता है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। जितने का आप अल्कोहल खरीदे, सही पैसा लगेगा, उतने पैसे में आप किसी गरीब को भोजन करा देना, ठीक है। और फिर वो नशा, उस नशे को करना, वो नशा जब मजा आएगा तो ठीक है। अच्छा लगा बच्चा। अगला है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में मैंने वही कहा, जो मैक्सिमम सब यूज करें, डायरेटिक्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह है, ये सारे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस, ठीक है। ये सबसे मेन कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, जो आजकल डायबिटीज को करने में वो कर रहा है। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो कुछ मिथ आपके मार्केट में फैले हुए हैं। अच्छा, डायबिटीज में जो आप पैथोलॉजी में जांच कराते हैं, तो फास्टिंग कितना होना चाहिए, कोई बताएगा? फास्टिंग नहीं, वो 8 आवर होता है बेटा मिनिमम, ठीक है। वो जो फास्टिंग कराने जाते हैं तब वो क्वेश्चन, आपका आंसर सही है, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो, ठीक है। मेरा ये है कि जो पैथोलॉजी में रिपोर्ट नॉर्मल रेंज दिखाते हैं, वो कितनी दिखाते हैं? 70 से 110 फास्टिंग दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा गेम खेला इन्होंने। इधर देखिएगा, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये मेरी लाइन नहीं है। ये लाइन जो लिखी हुई है, डेविडसन, हैरिसन, हचिंसन जैसे ग्रेट फॉरेन राइटर की लिखी हुई लाइंस का है। और कल सिन्हा सर ने भी ये चीज उन्होंने रिपीट किया अपने लेक्चर में। आप देख रहे हैं, RPS more than 200 milligram per deciliter with symptom and sign of the diabetes. Otherwise यदि 200 RPS है random और sign symptoms नहीं दिख रहे डायबिटीज के, he is not a or she is not a diabetic patient. Next है FBS fasting, क्या है? more than 126. वो कहां तक पहुंचा दिया आप लोगों ने? 110 तक। और 126 पर 110 से 120 हुआ, आप खाने क्या लगे? जय श्री राम, दवाई खाना शुरू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पीटी कितना है? मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लाइकोलेटेड या ग्लाइसिलेटेड, आप ये कहेंगे हीमोग्लोबिन क्या है? मोर देन 6.5 ग्राम, ठीक है। ये आपका लास्ट 3 मंथ का वो बताता है, एवरेज बताता है कि आपकी शुगर फ्लक्चुएट कितना किया है। इसको 6.5 से नीचे होना चाहिए। कुछ पैथोलॉजी 6 के नीचे रखते हैं तब ठीक है। तो ये जो मिथ है शुगर का, आप यदि जांच करा रहे हो, आपको यदि 110 के ऊपर आ गया है, तो आप डायबिटिक नहीं है, ये दिमाग से हटा देना। और ये जान लेगा, एक सोची समझी साजिश के तहत हमको क्या बता दिया गया, प्री डायबिटिक कंडीशन में आप आ गए, आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। आप जब मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो मेडिसिन कैसे काम करती है आगे मैं भी 2-3 मिनट में बता दूंगा। सर आप आने वाले हैं?
टारगेट पॉपुलेशन दैट मींस वही रिस्क फैक्टर वाले मोर देन 40 ईयर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज होनी चाहिए, ओबेस होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग आगे डिस्कशन करें। मैनेजमेंट ऑफ द डीएम, डाइट एंड एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी एंड इंसुलिन थेरेपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है यदि हम डायबिटीज को मैनेज कर करें। जोर से बोलो, मार्कर है किसी के पास? LSM, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी हम अपने जीवन शैली को चेंज कर दें। आज के जब हजारों साल पहले किसी को मधुमेह होता था तो उसे जानते क्या कहा जाता था? राजा को यदि हो जाए मधुमेह तो उसे क्या कहते थे? तो उसे वैद्य कहते थे एक कुआं खोद लेना तब जाके भोजन पाना। मतलब एक कुआं खुदवा लेते थे। कुआं खोदना आसान काम नहीं है, राजा ताकतवर हुआ करते थे। तो पहले तो ये तो थोड़ी था कि आपके पास में खुली रोड है, डिस्क वॉक कर लो, आधे घंटे की तेज भाग के चले जाओ, 15 मिनट में चले आओ, हार्ट बीट डबल हो जाए, एक्सरसाइज ये करो। आजकल ट्रेडमिल में थोड़ा सा लोग भाग लेते हैं इधर उधर, फैशन आ गया है कि घर में ही भागेंगे, बाहर से नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। कमरे में ऑक्सीजन हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, घर ले लिया, फिर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और भागते ट्रेडमिल में बंद कमरे में दौड़ रहे हैं आजकल लोग, है कि नहीं? बाहर प्रकृति में कम दौड़ते हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं जो नंगे पांव घास में चलते हो सुबह आधे घंटे? एक आध बच्चे, 2 बच्चे, वही कहने पे कभी वेरी गुड बेटा। पक्का आपके यहाँ गौ सेवा होती ना गौ सेवा? बेटा बहुत भाग्यशाली हुआ। ठीक है, तो कम से कम आपके पास में तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हरे मैदान हैं। जब यहाँ से निकला हम लोग गार्डन में, उस पार जाना हो ना तो जूता मोजा निकाल करके नंगे पांव चले जाएगा। और आधे जितना देर आप टहल रहे हो या गार्डन में बैठे हो, सेल्फी ले रहे हो, कई बार ऐसा होता है, उस दौरान आप अपना क्या है पैर घास में रगड़ा करो, बहुत फायदे बेटा। एक आध झपकी ले ना सर, सर मैं अभी से कह रहा हूँ, नींद आ रही ना सर? थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए सर, अभी से कह रहे हाथ जैसे है सर, प्लीज। हाँ, थैंक यू सर। अरे वो 2-3 झपकी ले चुके थे, तीसरी झपकी में मैंने आपको टोका है सर। ठीक है, तो डाइट और एक्सरसाइज, LSM लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डाइट का होता है। ठीक है, यदि हम डाइट मैनेज कर लेते हैं तो समझिए कि आधे से अधिक हमने मैनेज कर लिया। तो डाइट मैनेजमेंट में क्या आता है? डाइट को कैसे मैनेज करेंगे? डाइट को हम लोग आपके वर्किंग आवर के हिसाब से मैनेज करते हैं। वर्किंग आवर के हिसाब से समझ रहे हैं? जैसे एक होता है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने वाला, एक होता है हल्का काम करने वाला, एक होता है हार्ड वर्क करने वाला। तो यदि जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है, ठीक है, वो 25 कैलोरी पर बॉडी किलोग्राम पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करे, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वाला। ठीक है, और यदि वो थोड़ा सा हल्का सा काम करता हो, ठीक है, वो क्या करे 30 कैलोरी पर बॉडी वेट पर डे। ठीक है, और यदि थोड़ा हार्ड वर्किंग वाला हो तो क्या होगा 35 कैलोरी पर बॉडी वेट पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, डायबिटीज किन लोगों को ज्यादा होती है? थिन पर्सन को ज्यादा होती है कि ओबीस को? कचेक्सिस को ज्यादा कि थोड़ा हेल्दी को? ओबीस को ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ओबीस के लिए है समझिए। अभी मोटे लोग हैं और वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में काम है तो उनको 25 कैलोरी पर उनका जितना वजन है उसमें 25 कैलोरी ऐड कर मल्टीप्लाई करने बाद पर डे के हिसाब से। ये डाइट मैनेजमेंट आप जिंदगी भर के लिए रख लेना बेटा। ठीक है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा जल्दी से। ये डायबिटिक न्यूट्रिशन वाले अलग से बुक में मिलेगा और बहुत शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूं यदि दिमाग में इंपैक्ट रहेगा तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं ओबीस पर्सन के अलावा यदि कोई नॉर्मल पर्सन है,
मतलब उसका वेट नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन नहीं है, वेट नॉर्मल है और डायबिटीज हो गई है, तो उसमें क्या है, उसको यहीं से 30 कर देंगे, ये 35 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, याद करना आसान, इसलिए मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूं डाइट प्लान आपका, क्योंकि आपके पास में यदि आपके घर के आसपास ऐसे डायबिटिक कोई पर्सन होगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो आपको ऐसे आना चाहिए कि कितना कैलोरी देना है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैलोरी कैसे खिलाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा, आगे के 1-2 लाइन में जब बोलेंगे तो कैलोरी समझ में आ जाएगी। और यदि कोई अंडर वेट है, ठीक है, अंडर वेट हो, तो नहीं यहां लिखने क्या है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अंडर वेट है, ठीक है। तो अंडर वेट वाले को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, आपने यहां 30 से स्टार्ट किया, यहां 35 से स्टार्ट करेंगे, 35, 40, 45 कैलोरी पर बॉडी वेट पर डे। ठीक है, अब हम कहीं आवाज आ रही है, उसको ज्यादा समझ में आ रहा है। आप ये मैंने आपको जो बताया, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे डाइट को कंट्रोल करेंगे, कैसे डाइट का वो करेंगे। मान लो कि कोई 2000 कैलोरी किसी को आवश्यकता है डेट में, तो कितना कार्बोहाइड्रेट लें, कितना फैट लें, कितना प्रोटीन लें। तो हमको क्या है, आपका 20% कैलोरी का, मतलब 2000 का 20% कैलोरी का हमें प्रोटीन लेना चाहिए टोटल। ठीक है, 20% कितना लेंगे, प्रोटीन, 10% आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड, आयल्स काउ घी, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और रेस्ट बचा हुआ 70% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। और मौका देकर चौका मार लेते हैं, हम इधर लिख रहे हैं तुरंत शुरू हो गया। ये जो आपने क्या है, अब ये 20%, 10% और 70% में कैसे आएगा, आपको पता है 1 ग्राम प्रोटीन बर्न करता है तो कितना मिलता है एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन बर्न करेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 कैलोरी। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपको यहां से एडजस्ट करना है, 20% रहेगा तो 20% का कितना करेगा, यहां पे हमको कितनी कैलोरी चाहिए, बोले 20/100, ये कितना आ गया आपका, लगभग 400 कैलोरी चाहिए, और 4 कैलोरी ये है तो कितना ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम, यानी एक दिन में 100 ग्राम प्रोटीन खाए वो। समझ आ रहा है ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी 100 ग्राम प्रोटीन यदि वो खा लेता है तो उसके लिए पर्याप्त है 2000 कैलोरी को प्राप्त करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैलोरी काउंट कहां से करेंगे, कैलोरी काउंट यहां से करेंगे, और उसकी मात्रा कहां से काउंट करेंगे, इस तरह से काउंट करेंगे, परसेंटेज से, 20%, 10% और 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 20% का एग्जांपल बता दूं क्योंकि हम सबका इतना समय नहीं रहेगा, केवल आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो। अभी लेक्चर जो बाहर का आएगा वो फटाफट देखकर चला जाएगा, डाइट बता देगा ऐसे ले लेना, लेकिन आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। समझ आ रहा है ना, इस तरह से आप आगे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो मैं जैसे क्लास से बाहर निकल रहा हूं, आप टोक करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत पेन कॉपी लेकर तुरंत समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि समय का अभाव है। डाइट जैसे मैनेजमेंट आपको बता दिया है, ये डाइट कैसे लेना है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज में जिम जाना नहीं जरूरी है, एक्सरसाइज में होता है फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें कुछ योग आसन भी होते हैं। योग आसन में आप जानते हैं कौन सा आसन सबसे बेस्ट माना जाता है, हाँ सिद्धासन है, लेकिन सिद्धासन में भी और भी वो प्राणायाम में आता है। आसन योग आसन अलग चीज है, प्राणायाम अलग चीज है। कोई किसी को कुछ पता है, मयूर आसन, कुट आसन,
ठीक है, कहते हैं क्या है, सब मुर्गा पकड़ रहे हैं, मोर पकड़ रहे हैं, ये सब आसन है, टफ आसन है। ये पहले ने बता दिया आपका अर्धभुजंग आसन, ठीक है, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मैंने मछली बना दिया, ठीक है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, ये शब्द आपके ब्रेन में जाने चाहिए और इसका सही सदुपयोग आप गूगल से पूछिएगा बाद में, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज जो बैठे बैठे आसन आप करा सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला जाता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। जो हर डॉक्टर कहता है कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए आपको तेज चलना है। तेज चलना मतलब ये नहीं कि एक तो डंडा ले ले और ऐसे टहलते टहलते चल रहा है, और बाबू ठीक है, हाँ ठीक है, तभी हम बैठ लेते हैं, फिर बैठ के गपशप किए, फिर चले आए आधे घंटे के बाद में, वो दैट मींस नथिंग। आपको करना क्या है, 40 मिनट का यदि आपको एक्सरसाइज है तो 20 मिनट फास्ट चलना है, और चलना ऐसा है कि आपकी हार्ट बीट डबल हो जाए या आपको प्रेस्पिरेशन हो जाए, पसीना आ जाए, दैट इज एक्सरसाइज। अदरवाइज टाइम पास, सुबह उठ के लोगों से मिलेंगे, खाएंगे, वही चाय वाली चीनी वाली चाय पिएंगे, डायबिटीज लेकर चले आए। हम तो रोज डॉक्टर साहब टहलने जाते हैं लेकिन हमारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें भाई, ठीक है। और एंटी डायबिटिक एजेंट्स में आप ग्राफ के माध्यम से ज्यादा बेटर आपको समझा देंगे। आप इधर देखिए, अक्सर जो हम स्टार्टिंग करते हैं, जब मेडिसिन की स्टार्ट, बेटा फार्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मा प्लीज बातचीत होती रहेगी, ये बातचीत हो जाए, ठीक है। बेगोनाइट्स, सल्फोनिल यूरिया, मेथियोनाइट्स, थियाजोलिडाइन डाइओन, कुछ नाम अजीब सा लगता है, उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स। काम क्या करते हैं, आप सिंपल सा इधर से गैप करके इधर आइए, ये क्या करता है, इनहिबिट ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर, यानी जो जब आपको किसी की नेसेसरी होती है, स्ट्रेस आएगा या क्रोध आएगा, तो आप जैसे आप गुस्सा करेंगे या आपके पास स्ट्रेस आएगा, आप ब्लड के शुगर की जांच करेंगे, आपको ब्लड शुगर बढ़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये दवाइयां क्या करती हैं, उससे ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देती हैं, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना बंद करा देती है। कौन, बेगोनाइट्स। और अक्सर आपने देखा होगा मेटफॉर्मिन के रूप में मेडिकेशंस यूज हो रही है। नेक्स्ट मेडिसिन आप देखिए, सल्फोनिल यूरिया, ये सेकंड जनरेशन की लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, मोस्ट कॉमनली यूज है इस वक्त। क्या है इसमें, ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लूकोराइड। ये क्या करता है, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, यानी बीटा सेल्स को हंटर मार मांगेगा और प्रोड्यूस कर, ठीक है। बीटा सेल्स से क्या जाएगा, प्लीज, लेकिन मैं रिक्वेस्ट नहीं करता है भैया दे दो हमको, वो कहता है कि निकाल नहीं तो ठीक नहीं खाएगा। नेक्स्ट आता है मेग्नेटिनाइट्स, ये क्या करता है, ये इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन बाय पैंक्रियाटिक, यानी ये दोनों काम क्या कर रहे हैं, ये इंसुलिन को सिक्रेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थियाजोलिडाइन, ये काम कर रहा है, ये इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल्स, यानी जो आपके पेरिफेरल सेल्स हैं, मसल्स, उनसे कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज इधर उधर टहल रहा है उसको ज्यादा ज्यादा ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये क्या कर रहे हैं, ये सीधे सीधे छोटी आंत में क्या कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, छोटी आंत में अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, वो सीधे सीधे क्या है, बैरियर लगा के खड़ा है, भाई साहब ग्लूकोज आप नहीं जा सकते उधर, प्लीज आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, वो उसको अंदर जाने का मना कर देगा। इस तरह की मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन आपके ऊपर उड़ा के फेंक रहा हूं, आप लोग कैच कीजिए, वेरी गुड, अच्छा फील कर रहा हूं। क्या होता है, किसी को डायबिटीज है तो उसमें मोस्ट कॉमन, हाँ बेटा तुम्हारे कंसंट्रेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ, यू आर वेरी कंसंट्रेटेड पर्सन, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब आंख बंद करके भी पढ़ाई करते हैं, मैं उसको वो करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहे। तो क्या है, क्वेश्चन ये है, इस बढ़ा हुआ शुगर में मोस्ट कॉमन काज क्या है, इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का ज्यादा होना। इंसुलिन की कमी सर। यदि किसी को शुगर है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, जिसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक हम यूज करते हैं, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उसका मोस्ट कॉमन काज क्या है, इंसुलिन कम हो जाना, इंसुलिन नॉर्मल हो जाना या इंसुलिन बढ़ जाना।
अरे कोई बताए? भैया ये तीनों हो सकता है, और ज्यादातर केसेस में ना इंसुलिन नॉर्मल रहता है या इंसुलिन बढ़ा हुआ भी मिलता है, उसको भी डायबिटीज है। क्यों बताओ कारण? हम आंख बंद करके दवाइयां इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी जांच में कोई भी व्यक्ति सीरम इंसुलिन नहीं करा रहा है, सिर्फ पेप्टाइडेज नहीं करा रहा है। हम केवल शुगर की फास्टिंग और पीपी और जीटीटी तक पहुंच जाते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अब आजकल नहीं होता है। वो पेशेंट जब एडमिट रहता है आज के 70 से 80 के दशक में, वो बड़े पुराने जो डॉक्टर होते हैं वही कराते हैं कि कितनी मात्रा में ग्लूकोज पिलाया जाता है पीपी के लिए। अरे मील नहीं पिला रहे हैं, अगर शुगर उसको ग्लूकोन डी पिलाना है ग्लूकोज, तो कितनी मात्रा में देंगे? एनीबॉडी? 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है कि 2 घंटे बाद में फिर हम आपका पीपी करेंगे, यदि वो खाना पीना नहीं खा लेते। 75 ग्राम तक उसको खिलाएंगे तो कितने पानी में? 600 ml पानी में, ठीक है? तो धीरे 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 करके पिलाते हैं। यह नहीं कि 75 ग्राम भाग लो पानी पी लो एक गिलास, ऐसा कभी नहीं करना। वो प्रोसीजर है ही नहीं है, ठीक है? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज अभी आप जब जाएंगे ना किताब में पन्ना पलटते रहेंगे अपने स्लाइवा से चिपका के, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और यदि आप अभी नहीं गेन कर पाए, यदि मैं आपको बता रहा हूं अभी, बेटा पीछे आप जो चश्मा है आपके पीछे जस्ट, वो मतलब कि वो हाइड एंड सीक हमसे खेल रहा है। अब बेटा दिखे तू, बेटा स्माइल अच्छी है, ठीक है, लेकिन तुम आपस में मत करो, हमसे शेयर करो, ठीक है बेटा? समझ रहे हो ना? और तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, जिससे हमें देखो यार। जब तक आपकी आई कांटेक्ट हमसे नहीं होगी ना, जो भी व्यक्ति यहाँ आई हमसे चुराएगा, हम समझ में आ जाएगा कि वो हमसे धोखेबाजी कर रहा है। तो क्या बेटा, ये आप इधर ध्यान दीजिएगा। यदि आपका इंसुलिन नॉर्मल है तो इंसुलिन प्रोडक्शन वाली मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए। क्या मतलब है उसका? और मैं आपको बता दूं, मोनोथेरेपी में लिखा हुआ साफ साफ, सबसे पहले हम सल्फोनिल यूरिया देते हैं, ये मोनोथेरेपी में। और कई बार सल्फोनिल यूरिया मैग्नीटिनाइड दोनों मिला के साथ में दिया जाता है, जिसमें कोई मतलब नहीं। फिर जब हम सेकेंडरी में मोनोथेरेपी के बाद में जब आराम नहीं मिलता है, तब आ जाते हैं बेगोनाइट्स, और फिर धीरे धीरे इन सबको ऐड करते हुए चले जाते हैं। फिर पता लगा 6 ड्रग्स एक साथ चल रही है। तो बिफोर मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़े जागरूक बनिए। जागरूक कैसे बनिए कि सीरम इंसुलिन जरूर जांच करा लीजिए, ठीक है? डॉक्टर साहब नहीं करें कोई बात नहीं, आप जाके कराओ। और इंसुलिन की जांच कराने के बाद में आपका काम है, आप जाके बोलिए सर इंसुलिन तो नॉर्मल है सर, ये मेडिसिन ऐसे काम करती है, हम इसको अननेसेसरी क्यों लें? और इसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि आप गिनते रहेंगे। अभी जब इस मेडिसिन का लाइए ना, इस मेडिसिन का लाने के बाद में, या आप केडीटी पढ़ते होंगे, कभी केडीटी बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ये आपको स्पष्ट बता देगा कितने साइड इफेक्ट्स लेकर बैठे हुए हैं। हम 2 मेडिसिन यानी जो केमिकल का हमारे शरीर में यूज नहीं है, वो दैट इज पॉइजन, हम पॉइजन लगातार खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली चीज है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। बहुत कंफ्यूजन में आ गए।